आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज। हम हालात पे अक्सर बात करते हैं, सियासत पे भी बहुत कुछ हमने बहस की है, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बहुत है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हमारे सबसे बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा ये है, और ये मुद्दा एग्रीकल्चर हमारा है। और एग्रीकल्चर पर जब बात करेंगे तो हम एग्रीकल्चर से वाबस्ता जो शख्सियात हैं उन्हीं को इस हवाले से बात के लिए मदऊ करेंगे। और आज हमने डायरेक्टर कश्मीर, एग्रीकल्चर डायरेक्टर कश्मीर जो हैं उन्हें मदऊ किया है, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब को। लंबी बात करनी है, बड़ा मुद्दा है, और इसके लिए तारुफ ना कराएं तो बेहतर है। तारुफ इतना ही है कि चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर हैं, आज मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं। लेकिन सीधा सवाल वक्त बचाने के लिए, इकबाल साहब सीधा सवाल, वक्त बचाना है हमें, टू द पॉइंट बात। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर और टूरिज़्म दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इकॉनमी को के लिए में रोल अदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं टूरिज़्म नंबर 1 है, कुछ लोग कहते हैं एग्रीकल्चर नंबर 1 है। क्या आपकी राय? सनम साहब, आपने एक इतना अच्छा सवाल पूछा कि मुझे भी मज़ा आएगा इस बात को जवाब देने में। मैं आपसे इस सवाल का जवाब इस तरीके से दे दूं कि पहले जन्म एग्रीकल्चर का हुआ, टूरिज़्म का जन्म उसके बाद हुआ। और जिसने पहले जन्म लिया उसने उतना दायरा अपना वसी किया, और जब उसने अपना दायरा वसी किया तो उसने तमाम अशरफुल मखलूक़ात के लिए रोज़ी रोटी का सरबंद एग्रीकल्चर बना। इसलिए टूरिज़्म के साथ वही लोग जाएंगे जिनको एग्रीकल्चर के लिहाज से सौंड होंगे। और इसलिए एज नाज़िम ज़राअत मुझे ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एग्रीकल्चर को दुनिया की कोई चीज़ नहीं है जो कम्पीट कर सके, चाहे कितना भी टूरिज़्म हो। एग्रीकल्चर को आप पैसों के लिहाज से मत तोलिए। एग्रीकल्चर जो है ये हमारी रूह है। जब हमारी रूह जिंदा है तो तभी हमें टूरिज़्म के लिहाज से मज़ा है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कश्मीर के अंदर टूरिज़्म के लिहाज से बहुत सारे स्पॉट्स हैं, टूरिज़्म के लिए एवेन्यूज़ हैं, मगर जब आप अगर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल आप एग्री टूरिज़्म करेंगे तो टूरिज़्म की विरासत और भी बढ़ जाएगी और एग्रीकल्चर की सकाफत जो है उसकी दास्तान और लंबी हो जाएगी। आपने टूरिज़्म को भी इस एग्रीकल्चर के साथ छोड़ा, एग्रीकल्चर टूरिज़्म की आपने बात की, लेकिन हम थोड़ा सा पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दें जो बेसिक हमारी है। क्या हम इस वक्त आज भी हम FCI, NFCS बाकी चीज़ों लेके नज़र हमारी पंजाब और दूसरी स्टेट्स पे, कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे अपनी प्रोडक्शन जो है, सबसे पहले अगर पैडी की करें, शाली की करें, उसमें हम कहीं सरप्लस हो सकते हैं या एट पार हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने वो जिसको शाहराग बोलते हैं वो सवाल किया, और इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से देना चाहता हूं। जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहाँ का जो स्टेपल फूड है, हमारे लोग जो हैं वो चावल खाते हैं, ये हमारा स्टेपल फूड है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे पास इस वक्त जो 1,35,000 हेक्टेयर से ज़ायद एरिया जो हमारी पैडी क्रॉप में है, जो जब पुराना सर्वे हुआ था तो ये एरिया आस्ता आस्ता घट रहा है। ये एरिया हमारे पास पहले 1,60,000 था, फिर 1,40,41,000 रह गया। आज के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1,35,000 हेक्टेयर एरिया है जिसके ऊपर हम पैडी की काश्त करते हैं। आपने कहा कि हम अभी पंजाब, हरियाणा या दूसरी चीज़ों पे हमारी डिपेंडेंस है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें स्टेपल फूड के लिए हम खरीफ में सिर्फ एक ही क्रॉप उगा सकते हैं जिसको हम पैडी कहते हैं। लेकिन हमारी जो सर्दियां हैं वो इतनी हार्श हैं कि यहाँ पे वो सस्टेनेबिलिटी, वो क्रॉप जो पैडी के रोटेशन के साथ फिट हो, जैसे पंजाब में वीट क्रॉप लगाई जाती है। जब पैडी के साथ हमारी वीट क्रॉप का रोटेशन जो है, हमारी यूनिवर्सिटी जो है ऐसी वैरायटीज़ हम लोगों को दे देगी कि वो हमारे उस रोटेशन में फिट हो जाएं, जो कि मई के आखिरी अयाम तक या जून के पहले हफ्ते तक वो हार्वेस्ट हो जाएं, जिससे कि हमारी जो पैडी क्रॉप की नेक्स्ट ट्रांसप्लांटिंग है वो 15 जून तक हो जानी चाहिए, जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कब 20 जून से पहले पहले जो हमारी वैरायटीज पैडी की सारी ट्रांसप्लांट हो जाएं, उस दिन हम फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बाद खाली पैडी की बात हम नहीं करेंगे। हमारे कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्टों में 2 सब डिवीजन वैसे हैं जहां पर लोगों का जो स्टेपल फूड है वो मेज है। मैं टंगडार का जिक्र कर रहा हूं, मैं उड़ी का जिक्र कर रहा हूं। पहाड़ी इलाके हमारे जितने भी हैं उनमें मक्की की काश्त होती है, और छोटी मोटी नहीं, एक लार्ज स्केल पे काश्त होती है। जब हम एक इंटीग्रेटेड एफर्ट लगाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
हमारा काम एक्सटेंशन करना है। ये हमारी यूनिवर्सिटी का मैंडेट है कि हम लोगों को क्रॉपिंग रोटेशन वैसे फिट करके दे दे कि पैडी के बाद वीट की वो कौन सी वैरायटीज हैं जो इस पीरियड के बीच में तैयार हो जाएंगी, तो हमारी डिपेंडेंस जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कि पैडी अलोन जो है वो अभी हमारे तक 30% हमारी जो जरूरियात है उसको पूरा कर सकते हैं। जब पैडी यहाँ नहीं, वीट यहाँ पे नहीं होती, तो हम लोगों को डिपेंडेंस, हमारी कुदरती बात है, वो पंजाब पे रहेगी या दूसरे पीरियड जो हमारा सिस्टम है उसके ऊपर रहेगी। लेकिन साथ साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे पास इतने एवेन्यूज कश्मीर के अंदर हैं कि हम, हमारा जो अप्रैल से लेके नवंबर तक का जो सीजन है, हम अगर उस सिस्टम की यूटिलाइजेशन जो है वो इस लिहाज से करें कि पैडी में कितना एरिया है, मक्की में कितना एरिया है, मक्की की रिप्लेसमेंट किससे करनी है, पैडी की रिप्लेसमेंट किससे करनी है, तो हमारे पास जो हमारा यहाँ का चावल है, जो आमतौर पर तकरीबन 25 से 30 रुपए किलो जो हमारा चावल बिकता है, अगर इसी के साथ साथ हम इसी एरिया में से कुछ एरिया डाइवर्ट दूसरी चीजों पे करें, मसलन आज हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर जितनी अच्छी किस्म की सब्जियां और उसकी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है, जितनी कश्मीर के अंदर है, जो 300 क्विंटल से जायद 20 कनाल से निकलती है, वो इतनी शायद मुल्क की दूसरी जगहों में से नहीं निकलती है। जहां तक पैडी की बात आपने की, जहां तक आपने प्रोडक्टिविटी की बात की, हमारी जो नेशनल एवरेज है, उस नेशनल एवरेज को जब हम कंपीट करते हैं तो हमारी जो डिवीजन की एवरेज यील्ड है, हम 70 क्विंटल से जायद पैडी 20 कनाल से हार्वेस्ट करते हैं। इतनी एवरेज यील्ड हमारे मुल्क में किसी दूसरी जगह नहीं है। क्यों? हमारी यहाँ की जो लैंड है, ये जमीन फर्टाइल भी है, ये प्रोडक्टिव भी है, और हमारी कुछ वैरायटीज हमारी वैसी हैं जिनके इतनी प्रोडक्टिविटी अच्छी निकल रही है हम लोगों की। जैसे हमारे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी ने जो एक वैरायटी निकाली SR4, जिसका कि हम क्रॉप कास्ट लेते हैं, और क्रॉप कास्ट एस्टिमेशन के ऊपर इस साल जो मैंने टेंटेटिवली अभी इससे पहले कुछ कल और परसों 2 दिनों में कुछ क्रॉप कास्ट को मैंने खुद सुपरवाइज किया, जो 80 क्विंटल से जायद निकलती है। अब इसका तखमीना उस दिन लगेगा कि जिस दिन सारी हमारी पैडी की क्रॉप जो है, उसके क्रॉप कास्ट हमारे तमाम डिस्ट्रिक्टों में कंप्लीट हो जाएंगे, उसकी एस्टिमेशन लगाई जाएगी, उसके अदाद व शुमार लगाए जाएंगे कि हम हैं कहाँ, हमें हमारा बेंचमार्क नेक्स्ट क्या है। आपको ये जान के खुशी होगी कि अभी आप पैडी की बात कर रहे थे, हम आज ही सुबह यूनिवर्सिटी और हम लोग मिलके SR4 की हार्वेस्टिंग का जो हमने फेस्टिवल मनाया, आज हमने इसी साल इसी पैडी क्रॉप को फरोग देने के लिए इस साल एक ट्रांसप्लांटिंग डे मनाया था। उसके पीछे एक लॉजिक थी कि किस तरीके से, किस कट ऑफ डेट से पहले हम लोग पैडी की ट्रांसप्लांटिंग को कंप्लीट करें कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके लेवल कम ना हो। क्यों? किसी भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी के कुछ लेवल्स हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारे पास अच्छे इनपुट्स होने चाहिए, जिसमें अच्छी किस्म का बीज आता है। उसके बाद वो उसको सप्लीमेंट किससे करना है कि अगर आपने पौधे को तंदुरुस्त बनाना है तो उसमें उतने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होना चाहिए, उसमें उतने ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स देने हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो चाहे आप ऑर्गेनिक से दे दो या इनऑर्गेनिक से दे दो, वो एसेंशियल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करनी है। उसके बाद हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी क्या है। आपको ये जान के खुशी होगी कि 75 साल गुजरने के बाद आज हमारे पास वादी कश्मीर में 60% से ज्यादा जो एरिया हमारा है वो अंडर अशोर्ड इरिगेशन। अभी भी 40% एरिया वैसा हमारे पास है जहां पर रेनफेड फार्मिंग पे हमारी डिपेंडेंस है। अगर हम यहां से थोड़ा सा हट के उधर चले जाएं तो वहां हालात इसके रिवर्स हैं। वहां अभी तकरीबन जम्मू डिवीजन में तकरीबन 60% एरिया वैसा है कि 58% जिसको अभी इरिगेट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ की हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस वैसी हैं कि हमारा दिन ब दिन वाटर टेबल जो है वो आस्ता आस्ता कम हो रहा है। हमें इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि वाटर टेबल जो कम हो रहा है, क्रॉप का रोटेशन क्या होना चाहिए, खरीफ में कौन सी क्रॉप उगानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी उनके किस लिहाज से लेनी चाहिए, और पैडी के साथ साथ खरीफ में कौन कौन सी चीज़ें लगानी चाहिए। देखो, जिस वक्त हम ये सोचते हैं कि एक इंसान को खाने के लिए जो हमारे इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं कि तकरीबन 400 से 450 ग्राम जो है चावल और आटा मिला के एक दिन में उसकी जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन जो है वो इसी बेसिस से होती है। लेकिन साथ में हम कभी इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि इसके साथ साथ सब्जियों का खाना, सब्जियों का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, जो कि एवरेज हम 250 ग्राम के हिसाब से लेके चलें। हमारे पास जहाँ 1,35,000 हेक्टेयर एरिया पैडी क्रॉप में है, उसी के लिहाज से तकरीबन 23,000 से जायद हेक्टेयर एरिया हमारा जो है वो वेजिटेबल कल्टीवेशन में है। और वेजिटेबल कल्टीवेशन में जो स्कोप खरीफ सीजन में हमारे पास है वो मुल्क की दूसरी रियासतों में नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिक है। हमारे यहाँ कश्मीर डिवीजन में मॉनसून नहीं होती, उस वक्त
उस लिहाज से जो हमारे पास जो बड़े वेजिटेबल खुशकिस्मत प्रोडक्शन का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है। मैं हमारे वेजिटेबल्स पे आना चाहूँगा इकबाल साहब। मैं खुद एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, दो अगर आप भूल चुका हूँ ज़िंदगी के हालात में, लेकिन आबा इजाज़ से चलता रहे। हमारे यहाँ पास में होता था कि शाली लगानी है तो फार्मी का बीज आपको आ गया है, आपको चीनी का है, उसके अलावा नई कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आपने एसआर जो किया ही जम्मू कश्मीर जो डिपार्टमेंट ने, तो क्या ये उनसे बेहतर है? लोग अभी भी कुछ, मैं अभी भी देख रहा हूँ कुछ इलाकों में, ख़ास तौर पे नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में लोग उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं। देखिए, आपने जो फरमाया ये बचा है, इस तरीके से है कि जो हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, इसका वजूद तकरीबन 38-40 साल का हुआ है। उससे पहले वही ट्रेडिशनल वैरायटीज़ जो हमारी पुरानी हुआ करती थी उन पे हम लोगों की डिपेंडेंस थी। लेकिन जब वक्त के साथ साथ लगातार आप एक वैरायटी को ग्रो करते हैं तो आस्था उसके जो ट्रेड्स हैं, जिस तरीके से इंसान जवानी में होता है तो जब उम्र ज़्यादा बढ़ती रहती है तो बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, इसी तरीके से उसके लाइफ में प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो गई। रिसर्च ने आज हमें उस लेवल पर दोबारा वापस ला दिया। पहले जब यूनिवर्सिटी ने K39 निकाला, चाइना 1039 निकला, दूसरे निकले, उसके बाद SR1 निकला, फिर SR2 निकला, फिर 3 निकला, उसके बाद उनके ऊपर जो सुपरसीड किया SR4 ने किया, SR5 ने किया। मैं आपको बताऊं कि ये जो कुछ वैरायटीज़ हमारी SR4 स्पेशली, जो कि इस वक्त जिसकी मैक्सिमम एरिया जो हमारा पैडी कल्टीवेशन का है वो कश्मीर में इसी वैरायटी के अंडर है, इसके इतने इनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं कि जिसका शुमार हिसाब नहीं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ ट्रायल और लगाए हैं आपकी जानकारी के लिए कि बासमती हमारी यूनिवर्सिटी ने स्क्वाश 540 के कुछ ट्रायल लगाए हैं, अभी वो ट्रायल बेसिस पे है कश्मीर में बासमती का तो नाम यहाँ नहीं है जनाब, इंशाल्लाह आप नाम सुना करेंगे। वो ट्रायल लगाए हैं और उन ट्रायलों की मॉनिटरिंग हम पर्सनली जब मॉनिटर करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो उनके रिजल्ट जो हैं वो बड़े इनकरेजिंग रिजल्ट्स होंगे और एक वक्त आएगा कि हम कश्मीर के अंदर जब इन ऐसा बासमती क्रॉप जो है वो ग्रो करेंगे, इस ड्रीम को हम कन्वर्ट करेंगे रियलिटी के बीच में। लेकिन ये तभी हो पाएगा कि जिस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक एम रोल अदा करके इतनी अच्छी वैरायटीज दे देगी जिन जिन चीज़ों की इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग की भी जरूरत है। मैं मार्केटिंग की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूजुअली लोग कहते हैं कि फ़ायदा है तो फ्रूट पे है, एग्रीकल्चर की तरफ नहीं आते हैं। कोई फ़ायदे वाला बिजनेस है आपके डिपार्टमेंट में? आप एग्रीकल्चर, आप हमारे यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये जो वेजिटेबल्स की हैं, क्या इसमें हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बाज़ार में इतना महंगा होता है, तो ये क्या फ़ायदे वाला बिजनेस है? अगर है तो ओवरऑल लोगों में इसका कंसेप्ट क्यों नहीं है? ऐसा है, अगर आप हम यहाँ की तवारीख को थोड़ा सा उसके इवराक अल्टा लें, कश्मीर वादी के अंदर ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसके पास भी जगह है वो अपनी किचन गार्डनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो दूर दराज का गांव है शहर का या शहर के सराउंडिंग में है। क्योंकि मैं शहर को इस दायरा कार में लाऊंगा क्योंकि वहां पे कुछ अपनी लिमिटेशन उन लोगों की जगह नहीं होगी। अगर जगह किसी के पास अवेलेबल है तो करता है, तो हर घर के पास एक किचन गार्डन है। और ये चीज़ जो है ये अपने आप में एक मिसाल है, ये मुल्क के दूसरे हिस्सों में एट लार्ज के लिए चीज़ें कहीं नहीं मिलती हैं। और इस लिहाज से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे लोगों को सब्जियों की कश्त के साथ ये कब से जुड़े हैं, जब से एग्रीकल्चर का वजूद साथ में है। प्रेजेंट सिनेरियो में आज हाइब्रिड की इतनी अच्छी वैरायटीज़ आ गई, इतनी अच्छी किस्म आ गई, आज इतने अच्छे किस्म का टमाटर आ गया, आज इतने अच्छे किस्म के कुकर बीट्स आ गए, आज इतने अच्छे किस्म के दूसरे बीज आ गए। यहाँ की जो सब्जियाँ हैं, आपको ये जान के खुशी है और अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि जिसने हमें इतनी अच्छी ज़मीन दी कि आज हम सब्जियां यहाँ पैदा करके मुल्क के दूसरे हिस्सों में बेच रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पतल बाग एक क्लस्टर है जिसको फार्मर्स को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने जोड़ा, वहाँ के लोगों को कंसोलिडेट किया, वहाँ के लोगों को जो टेक्नोलॉजी थी उसकी एक्सटेंशन वहाँ पे की और यहाँ पे पिछले साल अक्टूबर के महीने में मटर की सोइंग कर दी। मटर वो मटर हमारा जो था वो सर्दियों में बर्फ़ के नीचे रहा, जो ही जब बर्फ़ पिघल गई तो मार्च के महीने में अप्रैल तक वो मटर जो था हमारा वो तैयार हो गया। उस मटर को हमने मुल्क की दूसरी मंडियों तक पहुंचाया, हमने जम्मू को कैटर किया, हमने आज़ादपुर दिल्ली मार्केट को कैटर किया। और जो इसमें अमेजिंग चीज़ आपको सुनाने वाली है कि जब हमने गुजरात मटर भेजा, वही मटर हमारा जो 38 से 40 रुपये किलो बिकता था यहाँ पे, वो वहाँ 160 रुपये किलो बिका। उसके पीछे एक लॉजिक है कि जब हम गुजरात के लोगों को देखते हैं तो उनकी जो डाइटिंग हैबिट है वो थोड़ी सी मीठी चीज़ को पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ से रिक्वायरमेंट इतनी आ गई कि वो उतना एरिया नहीं था हमारे पास।
हम एग्रीकल्चर में जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक मिशन पे काम कर रहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक मिशन, उन्होंने एक मिशन दिया था कि 2022-23 तक हमारे फार्मर की जो आमदनी है उसको डबल करना है। डबल इस तरीके से नहीं होगी कि हम पैडी उगाते हैं तो उसकी पैदावार को डबल करें तो उससे हमारी आमदनी डबल हो जाएगी, ऐसा नहीं है। फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की जरूरत है। वो इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है? उसमें एक इंटीग्रेटेड मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत है। वो इंटीग्रेटेड मॉडल अडॉप्ट क्या करना है? उसमें यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट और हम सब लोग, और सबसे बड़ा साइंसदान मेरा जो पुराना बुजुर्ग फार्मर है, जो उसका फीडबैक है, हम सब लोग मिलके इस चीज पर तवज्जो दें कि एक फार्मर, जैसे मैं फार्मर हूं या आप फार्मर हैं, अगर मेरे पास कुछ जमीन है, मुझे उसमें एग्रीकल्चर की खेती भी करनी है, उसमें सब्जियों भी अपने जरूरत के मुताबिक लगानी है, मुझे साथ में एक गाय भी रखनी है, मुझे भेड़ भी पालनी है, मुझे मुर्गे भी रखने हैं। जब हम ऐसे इंटीग्रेटेड मॉडल को अडॉप्ट करेंगे जो हम लोगों को विरासत में मिला था और जो आस्ता आस्ता हम लोगों ने विरासत जिस चीज को छोड़ दिया, हमें उसी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर वापस लाना है और इसी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्रॉप्स में वैरायटीज ऐसी डेवलप होगी जिनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लेवल जो है बड़े हाई हैं। इसी तरीके से पहले आप देखें कि हम गाँव में एक गाय या भैंस रखते थे जिससे किलो या 2 किलो दूध निकलता था। आज वैसी किस्म की वो चीजें अवेलेबल हैं जहां से 20 किलो या 40 किलो निकलता है। इसी तरीके से आपने एग्रीकल्चर और बागात की बात की। हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर का एक जुज है, ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये हमारी खुशनसीबी है कि जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर सारे के सारे आते हैं। ये अच्छी बात है कि जितना अच्छी किस्म का सेब हमारे पास होता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म से कि जो स्कोप प्रेजेंट सिनेरियो में ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए जहां एग्रीकल्चर सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी वैसी क्रॉप्स हैं कि अगर कहीं टेम्परेचर राइज थोड़ा 1-2 डिग्री होगा तो एग्रीकल्चर की बहुत सारी वैसी क्रॉप्स हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारी वैसी क्रॉप्स हैं कि जिनकी प्रोडक्टिविटी कम भी होगी। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को एग्रीकल्चर हमारे साथ, हमारे जब से इंसानियत वजूद में आई एग्रीकल्चर हमारे साथ जुड़ी है। सिर्फ अब हम ये सोच रहे हैं कि एक वक्त था कि हम एग्रीकल्चर में ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए माजी आज ये दौर है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को वापस आए और हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर चले। आप ऑर्गेनिक की बात करें, लेकिन मैं एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा। डबल क्रॉप सिस्टम जो है हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सरसों जिसे कहते हैं, ऑयल से जो सीड्स हैं वो हुआ करते थे। जैसे शाली ख़त्म हमारे खेत में किसान लगाना शुरू कर देता था, क्या वो रिवाइव हो रहा है? इंशाअल्लाह आपको ये जान के खुशी होगी कि इस वक्त हमारे यहाँ 39,000 से ज़ायद एरिया है जिसमें कि लोग सरसों लगाते हैं। जब हम मुल्क की एवरेज को देखते हैं कि वहाँ से 20 कनाल में से कितनी सरसों निकलती है, और जब हम वादी कश्मीर की क्लाइमेटिक कंडीशन की जो सरसों है जब उसको देखते हैं तो हम उसके डबल हैं। मैं रोकना चाहूँगा आपको, आपने डबल की बात की। मुझे एक दोस्त ने बताया कि जो कश्मीर का सरसों है इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका कुछ अपना वाकई में ऐसा कुछ है? ये बहुत अच्छी। पहले मैं इस मिशन को पूरा करूंगा कि हमने, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये इशू टेकअप किया कि हमारे यहाँ खरीफ में जितने एरिया में पैडी लगती है, मसलन जो मैंने आपको बताया कि जो 1,35,000 हेक्टर जो एरिया है, कि इसका जो 50% एरिया जो वाटर लॉक्ड एरिया नहीं है, जहां पहले सरसों लगती थी वो लगती थी, कि 50% एरिया जो है हम कोशिश करेंगे ज्यादा जितना हो सके, अच्छी बात है, लेकिन जो मिनिमम हमने एक स्टैंडर्ड रखा उन्होंने कि 50% एरिया में हम सरसों ग्रो करेंगे। देखो क्यों, ऑयल मिशन को हम मिशन बोर्ड में लेके हमारी जो डिपेंडेंस है, ऑयल मिशन जो हम खाने के लिए तेल लाते हैं, जो इस्तेमाल के लिए तेल लाते हैं, हमारी डिपेंडेंस उससे कम हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ वादी कश्मीर के अंदर जो सरसों उगती है, कासवन उगती है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ने वैरायटी डेवलप की, ये स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में यहाँ उगती हैं और यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो 12 क्विंटल से ज्यादा हैं पर हेक्टर। और हमारा जो इस सरसों का जो रिकवरी रेट है तेल का, या उससे जो केक निकलता है, वो जिस वक्त हम देसी मशीन से निकालते थे, जब मैकेनाइज्ड मशीन पर जाते हैं तो वो दूसरी जगहों से इसकी जो एक्सट्रैक्शन है वो ज्यादा है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि वही सरसों जो पिछले साल तकरीबन 3,000 से 3,500 रुपये क्विंटल जो सरसों का सीड बिकता था,
वही हमारे व्यापारी हमारे यहाँ कश्मीर से आके इस बार डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये किलो के खरीद के बारे में लेगी। यही पहलू हैं कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मिशन है इनकम डबल करने के लिए कि ये क्रॉपिंग रोटेशन कैसे फिट किए जाएं सारा राउंड द ईयर, ये हमारी ज़मीनें जो हैं ये किस तरीके से शाद आबाद रहें, इनके बीच में लहलाते हुए ये खेत सारे नजर आएँ। जिस तरीके से अभी हमने कुछ पैडी लगाई थी जून में, आज हम उसको काट रहे हैं। आज हम सरसों के मिशन मोड में हम उस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से मैक्सिमम एरिया जो है वो सरसों के अंडर लाया जाए। हमारे यहाँ ज़ाफ़रान मिशन नाम सुना था, अब आप तो ऑयल मिशन करें, क्या कोई और है? बिल्कुल, मिशन जब भी किसी काम को भी आप मिशन मोड में लेके चलोगे तो वहां इंसान को एक जरूरतमंदाना तरीके से काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप देखते हैं, अभी आप सैफरान की बात कर रहे थे, मैं ज़ैफ़रान पे बाद में आऊंगा, मैं थोड़ा सा इस मिशन के बारे में देखो है क्या इस वक्त जो हमारी यूटीएफ जम्मू एंड कश्मीर की ओवरऑल सिनेरियो है एंड खास का जो कश्मीर का सिनेरियो है, जितना सरसों अच्छी किस्म की सरसों प्रोड्यूस करने के एवेन्यूज हमारे पास हैं इतने शायद मुल्क में दूसरी जगह नहीं है। उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने एक पहल की है कि हम इस सरसों की काश्त को मस्टर्ड कल्टीवेशन को मिशन मोड में ले जाएंगे, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे एलजी साहब ने, आपको जान के ये खुशी होगी कि इस साल जब खरीफ कैंपेन हमने लॉन्च की तो हमारे एलजी साहब ने बारामूला के प्लेटफार्म से किसानों से खिताब किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने टांगडार से खरीफ कैंपेन स्टार्ट की, जहां से मक्की की काश्त की कैंपेन हम लोगों ने स्टार्ट की और उसी के बीच में खरीफ सीजन को आगे ले जाते हुए एग्रीकल्चर और फार्मर का इंटरेक्शन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने लोगों के साथ खिताब किया। लोगों को मैकेनाइजेशन के फायदे देने के लिए एक सैंक्शन दिए, पंचायत लेवल पर मशीनरी को ले जाने के लिए थ्रेशर की सैंक्शन दी। ये टेक्निकल सपोर्ट है आपका, मैं उस सपोर्ट पे आऊँगा। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं गुजरात के एक इलाके में, नागपुर के कानपुर के इलाके में था, मुझे एक साइंटिस्ट वहाँ मिला। उस साइंटिस्ट में आज मुझे अभी आपके मिशन से याद आया, उसने बताया कि कश्मीर में जो हमारी रेड चिली होती है, मिर्ची और हमारा गार्लिक, बिल्कुल इसको अगर सरकार चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकती है, एक बहुत बड़ी इकॉनमी दे सकती है। ये किसी को पता है डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, कि हम इस चीज को रिवाइव कर सकते हैं। वो साइंटिस्ट था, वो क्या हकीकत थी क्या झूठ? आपको ये जान के खुशी होगी कि कश्मीर का जो हमारा हॉस्पिटलिटी का तरीका है, जिसमें हमारा जो यहाँ का खाना पीना जो है वो दुनिया में मशहूर है, उसमें हमारी जो कश्मीर की बाजवान जिसको कहते हैं, कश्मीर की लाल मिर्च का उसमें एक अहम रोल है जी। कश्मीर की उस लाल मिर्च को रिवाइव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने लार्ज स्केल पे इस साल से मिशन मोड में, इसको भी मिशन मोड, हमने हर स्कीम को मिशन मोड में लिया है कि 5000 से ज्यादा हेक्टर एरिया हम इस लाल मिर्च के अंडर लाएंगे। और इस साल हम लोगों ने 1100 हेक्टर का जो टारगेट रखा था, 1100 हेक्टर में हमने लाल मिर्च लोगों से लगवाई। जब हमारे पास ये 5000 हेक्टर एरिया पूरा लाल मिर्च में कवर हो जाएगा, वो जो लाल मिर्ची जो बाहर से आके लोग यहाँ से प्रोसेसिंग करके कश्मीर के नाम से बिकती थी, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर की जो अपनी विरासती लाल मिर्च है उसको वापस कैसे लाया जाए। पूरा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस पर शदोमत से काम कर रहा है। मेरे पास वक्त कम है इकबाल साहब, मैं आप मिशन की बात कर रहे हैं। यूजुअली मैं भी किसानों की जानकारी रखता हूँ, खुद इसके साथ वाबस्ता हैं, कहीं तक डायरेक्टली हैं। यूजुअली आप सीड्स की बात करते हैं, आपका मिशन है, वक्त कम है, मैं इसमें ये माजी में होता था कि सीज़न ख़त्म हो उसके बाद आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है बीज दे के, बीज ले लो, ये भाई हमारा बीज आ गया है ले लो, वो कहीं बिक जाता ले जाता था कोई किसान, कहीं वो उसको, क्या आज वो ख़त्म हो चुका है? अल्लाह के फजलो करम से आज रबी सीज़न का फर्स्ट डे है और आज सुबह से मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा था कि मेरे तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्टों में सरसों, ओट्स और पीज का सीड जो है उसकी स्टॉकिंग अबंडेंट क्वांटिटी में, उसकी स्टॉकिंग एज पर द रिक्वायरमेंट जो जनरेट होकर आती है उसकी स्टॉकिंग बिल्कुल मौजूद है। और हमारी कोशिश है कि 15 अक्टूबर से पहले हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हमारी सोइंग हो जाएगी रबी क्रॉप्स की, उतनी उसकी। आम किसानों को क्या करना चाहिए इस वक्त? आम किसानों को हमारे एग्रीकल्चर के स्टोर पर जाना चाहिए, वहां पर जिस बीज की उनको चाहिए, उनको ओट्स चाहिए वहां से मिलेगा, उनको सरसों चाहिए मिलेगा, उनको पीज चाहिए, ट्रेनिंग देने वाला है वहां पे। बिल्कुल, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाहिद एक डिपार्टमेंट है कि जिसका गांव लेवल से लेकर डिविजनल लेवल तक एक टेक्नोक्रेट जिसकी मॉनिटरिंग करता है। हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन असिस्टेंट, जूनियर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, सब डिविजनल लेवल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स,
डिप्टी डायरेक्टर इन चीफ लेवल ऑफिसर्स, देन जॉइंट डायरेक्टर, देन डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और सबके पास तालीमी मैं आपसे मियार जो दोबारा एक है। एक और प्रोग्राम भी करना चाहूंगा, वो जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे आपने मिशंस की जब बात की, साफरान मिशन कश्मीर में स्टार्ट हुआ, बड़ा बताया, उसका बड़ा हुआ। मैं किसानों को उससे बात करता रहता हूं, वो किसान कहते थे जो जाफरान के साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं जब से मिशन स्टार्ट हुआ प्रोडक्शन कम हो गई। हाँ, आपका सवाल बड़ा माकूल है। मैं इस सवाल का ये जवाब देना चाहूँगा कि जब 1996 के आदाद और शुमार को आप देखो तो तकरीबन 6000 हेक्टेयर एरिया में कश्मीर में सैफरान पे काश्त होती थी, लेकिन जब 2010 में दोबारा सर्वे करवाया गया तो वही 6000 हेक्टेयर एरिया जो था वो घट के 3700 हेक्टेयर रह गया, और उस 3700 में जो 50 हेक्टेयर एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इसको मिशन मोड में लेने के लिए नेशनल सैफरान मिशन को सैंक्शन दी। जब उसको अप्रूवल दे दिया गया, उसके बीच में जो हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया था, उसको जब मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाएगा, जिस एरिया में रिजुवनेशन होगी। आप प्रोडक्शन की बात मत करें, मेरा जो कंसर्न है वो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से है। ये प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ये प्रोडक्शन कम मैं हुआ है? बता रहा हूं, नहीं, ये आप प्रोडक्शन की बात सुनो, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जब 2010 में इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो 1.8 क्विंटल पर हेक्टेयर रह गई थी जी। वही नेशनल सैफरान मिशन का वो एरिया जिसको अच्छे तरीके से रिजुवनेट किया गया, जिसमें वो सारी की सारी चीजें जो यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड की थी, वहां पे जो प्रोसेस हुआ, इसी जमीन से मेरा 4.5 क्विंटल पर हेक्टेयर मुझे एवरेज यील्ड निकलती है। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी 2020 के आखिरी महीने में, नवंबर दिसंबर के महीने में, हमारे सैफरान, कश्मीर सैफरान को जीआई टैग मिला। जब हमारा जीआई टैग हमारे सैफरान को मिल गया तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसी मिशन के बीच में एक इंटरनेशनल लेवल की एक लैब कायम की गई, जिसका नाम हम लोगों ने सैफरान स्पाइस पार्क दुसू दिया गया। जब वो लैब बन गई तो उसको एक्रीडेशन उसको मिल गई। जब एक्रीडेशन होगी, उसके अंदर जो भी सैफरान की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होती है अप टू ई ऑक्शनिंग सेंटर, वही सैफरान जो 70 से 80 हजार रुपए किलो बिकता था, वही सैफरान 2 लाख रुपए ऑनलाइन किसान का जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाता है। इकबाल साहब, आपसे बहुत बातें करनी थी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन वक्त की कमी है। स्पाइस जो पार्क है उस पर भी बात करनी थी, सैफरान मिशन में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वो दूसरे एपिसोड में रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में हमने इतनी बातें की, वक्त की कमी है, आज इतना ही हम इसको बढ़ाते हैं, लेकिन इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। कुछ बातें जो मुख्तसर आप बताना चाहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का कि आज आपने रबी के फर्स्ट डे पे किसानों की वकालत की और अच्छे तरीके से वकालत की। मैं तमाम आपके माध्यम से तमाम मीडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि मेरे डिपार्टमेंट के साथ साथ और किसानों की फलाह बहबूदी के साथ साथ मिलके हम सबको, सोसाइटी के सब लोगों को मिशन मोड में काम करना चाहिए। जब हमारा किसान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, हमारा किसान खुशहाल नहीं है तो हमारी खुशहाली किसी काम की। चलिए खुशहाली की बात करें। चौधरी इकबाल साहब, डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर, और साफ जाहिर है जब खुद डायरेक्टर खेत पे हो, सुबह के 7 बजे जब वो दूर दराज के इलाके में किसी जगह पे पहुंचा हो, अपने अमले को चेक कर रहा हो, अपनी प्रोडक्शन को चेक कर रहा हो, तो साफ जाहिर है वहां कुछ इनकलाबी कदम देखे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल साहब आपका भी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, कुछ बातें की, आगे भी बातें जारी रहेंगी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से आज का मुद्दा बस इतना ही। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखें अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज। खुदा।